जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है अपना मौर्य साम्राज्य। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का जो है लेखक थे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायोमेकस और मतलब इन दोनों के अलावा जो है तीसरा और कौन था? वो था डायोनिसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? कश्मीर में जो है सम्राट अशोक ने श्रीनगर बसाया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह था, तो उस समय इनको दिया था तक्षशिला और उज्जैनी दोनों का। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र जो है दोस्तों राज्य की शासन नीति के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद की बात करें दोस्तों तो उसके बाद शासन किया था शुंग वंश ने। कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? इनमें से ऐसा कौन सा शासक था जो कि आजीवक मत का समर्थक था? तो वो था दशरथ। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था दोस्तों चंद्रगुप्त। अर्थशास्त्र पुस्तक हैं। अर्थशास्त्र जो है एक राजनीति के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? तो मेगास्थनीज बताता है कि ये 7 वर्गों में जो है विभाजित हैं। वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेश यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में प्रवेश किया था? तो वो ये मेगास्थनीज जो है इन्होंने इनकी राज्यसभा में प्रवेश किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर विस्तृत निबंध है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये शासन कला के ऊपर विस्तृत एक निबंध है। मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? मौर्य काल में दोस्तों भूमि कर थी 25% से लेकर 1/6, अर्थात ऑप्शन नंबर ए अपना जो है सही हो जाएगा। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? तो इनमें सबसे पहले आया था दोस्तों मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो कंटक शोधन से संबंधित थी न्यायपालिका। किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो सबसे कम जानकारी मिलती है कृषि पद्धति के ऊपर। लेखकों में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोंद डाला था? तो यह कथन है दोस्तों प्लूटार्क का। सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको जो है अपने को देखना और सही उत्तर का जो है हमें चयन करना था। देखिए, अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी प्रयोग नहीं किया। गलत बात है। भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखीय दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है पश्चिमी क्षेत्र रुद्ररामन का अभिलेख, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? जो अंतपाल जो होता था दोस्तों उसका कार्य था कि मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो उस समिति में होते थे दोस्तों 30 सदस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और 2 कथन दिए हुए हैं यहाँ। तो देखिए, पहला कथन है कि काष्ठक वास्तुशिल्पी आदि पुरुषों पर प्रतिबिंबित बाराबार पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पूर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण है। और दूसरा कथन है कि बाराबार पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक मठवासियों को समर्पित की गई थी। तो अब देखिए, कथन एक जो है वो सत्य है, लेकिन दूसरा जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार जो है एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा अपना। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया? तो ये थे अशोक। यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। तो ये लेख मिलता है हमें कंधार से। 2 कथन दिए हुए हैं। देखिए, चंद्रगुप्त के शासन के अंतिम काल के आसपास गंगा घाटी में तीव्र दुर्भिक्ष पड़ने के बाद जैन साधुओं का भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। सही बात है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य एक साधु के रूप में जैन संघ में शामिल हुआ था। तो देखिए दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन कथन एक का जो है
सही स्पष्टीकरण 2 नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर जो है अपना इसमें बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया था। सौराष्ट्र अंचल की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया था, अशोक ने भी, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने, इन सब ने जो है दिया था। तो ये सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे। तो अशोक के शासन काल में किए जाते थे तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कथन और कारण दिए हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। अशोक ने धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी थी। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कथन ए सही है, लेकिन कारण जो है इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें अपना सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसको किया था कौटिल्य ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है, मतलब उसका शीर्ष जो है सिंह का हो ये बताना। तो देखिए, सारनाथ में है, सांची स्तंभ इसमें भी है, कोल्हा स्तंभ में भी है और लोरिया नंदन स्तंभ में भी है। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। तो अशोक ने गुफाएं खुदवाई थी आजीविकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, सही है। 5वें अभिलेख शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है, यह भी सही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैनी का वायसराय था, ये भी सही है। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। तो ये पाया गया है दोस्तों कनगनहल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो इनका वर्णन है दोस्तों 13वें शिलालेख के अंदर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो मेगस्थनीज जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो ये था दोस्तों आपका अशोक। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। और दूसरा कथन है कि कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर जो है स्पष्टीकरण भी कर रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। तो इनमें से देखा जाए तो दूसरा और 13वां जो शिलालेख है ये हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी 2 कथन दे रखे हैं। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, सही बात है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये भी सही है और ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है हमें मास के अभिलेख में। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है। अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। ये अखंड है, बिल्कुल सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43, मेगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ पूर्ववर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए विवरणों से मिलती है। अब उनमें से ऐसे कौन से हैं जिनसे मिलती है हमें देखिए। तो एरियन के मिलती हैं, डायोडोरस के लेख से भी मिलती हैं, जस्टिन और प्लूटार्क और स्ट्रेबो सभी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धोली शिल्प किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों मौर्य काल से। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस जो है रचना है विशाखा दत्त की। नंदवंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो नंदवंश के बाद जो है दोस्तों मौर्य वंश ने जो है शासन किया था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब जो इनमें से शामिल नहीं वो बताना। तो देखिए, स्वामिन, दुर्गा और मित्र नहीं है, मित्र हैं, प्रेक्षा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है। जो सही कालक्रम में है वो अपने को बताना है। तो देखिए, मौर्य कुषाण ये गलत हो गया, हर्यक, मौर्य, कुषाण, गुप्त ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है। जो मौर्य काल से संबंधित नहीं है उनमें देखा जाए अगर तो मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति जो ये इससे संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ये जो है 15 अधिकरणों में विभक्त है। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। अगर इनमें से देखा जाए
तो बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख और कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी जो है इससे संबंधित है। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।